नमस्ते श्रोता मित्रों, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है कहानी भाई साहब की डायरी। आवाज आपके इस दोस्त अरुण पंचारिया की है और साउंड एडिटिंग की है स्वरूप हल्दर ने। रिश्ते खालिस सोने के सिक्कों जैसे होते हैं। भावनाओं की शुद्धता उन्हें सदा खरा और चमकदार बनाए रखती है, लेकिन कभी कभी आहत मन उन पर खरोंचे छोड़ जाता है, जो आमतौर पर मौन रहकर छुपा ली जाती हैं। बड़े भाई की कर्तव्य परायणता और छोटे भाई के लगाव का सुखद चित्र खींचती ऐसी ही सहज कथा को अचानक हुआ एक रहस्योद्घाटन नाटकीयता के शिखर पर ला छोड़ता है, जहां कुछ शेष रह जाता है तो बस अफसोस और अपार दुख। जब किसी के सिर से बाप का साया बचपन में ही उठ जाता है तो बड़ा भाई अपने आप उनकी जगह ले लेता है। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। जब बाबूजी गए तो मैं इतना छोटा था कि मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। भाई साहब को भी अब उनकी शक्ल थोड़ी बहुत याद है। सब कहते हैं कि मैं बाबूजी पर गया था। हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उनकी तस्वीर नहीं है जो मैं अपनी शक्ल उनसे मिलाकर देख लेता। हां, भाई साहब तो साफ अम्मा के नाक नक्श लेकर पैदा हुए थे। कोई भी उन्हें देखता तो कहता, तुम संतों के बेटे हो ना। मेरे बारे में तो अम्मा को बताना पड़ता था कि मैं उनका बेटा हूं। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। दोनों वक्त की रोटी मिल जाए इतना कमा लेते थे। अचानक उनके भगवान के पास चले जाने से सब कुछ ठहर सा गया था। न कोई बचत, न कोई जमीन जायदाद और न ही मदद के लिए बढ़े कोई हाथ। अम्मा जिंदगी के समर में निहत्थी योद्धा बनकर रह गई थी। वे चौथी तक ही पढ़ी थी। बाबूजी की जगह पोस्ट ऑफिस ने उन्हें क्लर्क के बजाय चपरासी के पद पर काम करने का प्रस्ताव दिया था। हम बच्चों को पालने के लिए अम्मा के पास उस प्रस्ताव को मान लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जिस समय अम्मा ने नौकरी शुरू की उस समय मेरी उम्र 2-3 वर्ष की रही होगी और भाई साहब की 13-14 वर्ष की। अम्मा काम पर चली जाती और मैं भाई साहब के पीछे पूंछ की तरह लगा रहता। भाई साहब मेरा पूरा ख्याल रखते, पर जब मैं उनकी पढ़ाई के समय भी उनसे यह अपेक्षा करता कि वे अपना पूरा ध्यान मुझ पर ही लगाए रखें तो वे झल्ला पड़ते। मैं उनसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता। कोई ऐसी चीज भी मांग बैठता जो घर में नहीं होती थी तो वे समझाते, देख अभी मैं कमाता नहीं हूं, अम्मा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह हमारी सारी मांगे पूरी कर सकें। जब मैं कमाने लगूंगा तो तू जो मांगेगा लाकर दूंगा। अभावों से जूझते कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। भाई साहब 10वीं करने के तुरंत बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। वे क्लर्क थे, पर उनका वेतन अम्मा से 15-20 रुपए ही ज्यादा रहा होगा। उन्हें इस बात का बहुत मलाल था कि वे परिस्थितियों के चलते आगे नहीं पढ़ पाए थे और उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी। मैं भी मन ही मन यह सोचता रहता कि जल्दी से जल्दी 10वीं की परीक्षा पास कर लूं और अपनी कमाई अम्मा के हाथ पर लाकर रख दूं। भाई साहब को जब मेरी मंशा का पता चला तो वे बिफर उठे थे। किसने कहा तुझे अभी से नौकरी के बारे में सोचने के लिए? तू घर की चिंता छोड़ दे, बस मन लगाकर पढ़, जितना पढ़ सके उतना पढ़। मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई के बिना तू भी मेरी तरह किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करे
और गुलामी और अभाव की जिंदगी जिए। मैं उनके आगे कुछ बोल नहीं पाया था। अम्मा चाहती थी कि उनके रिटायर होने से पहले घर में बहू आ जाए। भाई साहब ने अम्मा के जोर देने के बाद भी इसलिए शादी नहीं की थी कि उन दोनों की छोटी मोटी नौकरी थी जिससे घर का ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। उनका मानना था कि अगर अभी शादी हो गई तो खर्चे और भी बढ़ जाएंगे और उन्हें पूरा करना मुश्किल होगा। अम्मा मरती मर गई, पर भाई साहब ने शादी के लिए हां नहीं की। हमारे छोटे से शहर में इंटरमीडिएट तक का ही कॉलेज था, इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। भाई साहब घर में बिल्कुल अकेले रह गए। मेरे बाहर रहने, खाने और कॉलेज की फीस आदि का पूरा खर्च भाई साहब देते रहे। उनके लिए बस मैं ही तो परिवार था। मैं अक्सर सोचता, घर में अकेले भाई साहब कैसे रहते होंगे। मुझे तो कॉलेज में दोस्त मिल गए थे, फिर पढ़ाई भी तो थी जिसमें डूबकर काफी समय यूं ही निकल जाता था। बीच बीच में जब भी छुट्टियां होती मैं भाई साहब के पास चला जाता। वे मुझे अम्मा की कोई कमी नहीं खलने देते थे। जब तक मैं उनके पास रहता उनके चेहरे पर एक चमक सी बनी रहती। वे बार बार पूछते, मैं अच्छी तरह पढ़ तो रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं जब उन्हें बताता कि कॉलेज के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में मेरा नाम शामिल है तो उनके चेहरे की चमक और बढ़ जाती और वे प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख देते। उस बार जब मैं घर गया तो भाई साहब को अपने आप में डूबा और बहुत खोया खोया पाया। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो एक फीकी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा था, कुछ नहीं, बस कभी कभी अम्मा की बहुत याद आती है। भाई साहब के अकेलेपन को मैं महसूस कर सकता था। अब तो उनकी शादी की उम्र भी निकल गई थी। मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर जानता था कि उनका अकेलापन दूर करने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई तरीका नहीं था। मैं सोचकर आया था कि इस बार भाई साहब से नए जूते ले देने के लिए कहूंगा। मेरे जूते काफी पुराने हो गए थे। भाई साहब को अपने में गुमसुम देखकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उन्हें अपने जूते दिखाते हुए कहा था, भाई साहब जूतों की हालत काफी खराब हो गई है, मुझे नए जूते चाहिए। भाई साहब ने सुना अनसुना सा कर दिया था और उठकर चले गए थे। मुझे दूसरे दिन ही वापस लौटना था। मैं इंतजार करता रहा, पर शायद भाई साहब जूतों की बात भूल गए थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैंने उनसे कुछ मांगा हो और वे उसे भूल गए हों। मुझे भी पहली बार बुरा लगा था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी तरफ से उन्हें याद नहीं दिलाऊंगा। उन्हें आखिर तक याद नहीं आया और मैंने उन्हें याद दिलाया भी नहीं। मैं उन्हीं पुराने जूतों में वापस लौट गया। उन्हीं दिनों की एक बात और याद आती है। कॉलेज की पिकनिक जा रही थी। सभी से 25-25 रुपए लिए जा रहे थे। मेरे पास पैसे होते ही कहां थे। भाई साहब 200 रुपए महीना मुझे बेचते, जिसमें से 50 रुपए तो उस छोटे से कमरे के किराए के ही निकल जाते थे। 30 रुपए महीना कॉलेज की फीस के निकालने के बाद बचे हुए 120 रुपए में मुझे अपनी सभी जरूरतें पूरी करनी होती थी। घर से काफी दूर एक ढाबा था
जिसमें 100 रुपए महीने में दोनों टाइम 4 रूखी रोटियों के साथ दाल अचार फ्री में मिल जाता। दोनों वक्त पेट भरने के लिए मैं उतनी दूर जाता। इस प्रकार खींच तान कर काम चल जाता था। मुझे अंदाजा था कि भाई साहब शायद अपनी आधी तनख्वाह मुझे बाहर भेजकर पढ़ाने पर खर्च कर रहे थे। बावजूद इसके मैं पिकनिक में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि लगभग सभी दोस्त उस पिकनिक में जा रहे थे, जिनमें गरिमा भी शामिल थी। फिर भाई साहब तो मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैंने तय किया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी के घर फोन करके उनसे भाई साहब को बुलाकर बात कराने के लिए कहूंगा। भाई साहब को मैंने इससे पहले कभी फोन नहीं किया था। उनसे संपर्क का साधन पोस्ट कार्ड पर लिखी हुई चिट्ठी ही होती थी। वे जब फोन पर आए तो आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या हुआ केदार, सब ठीक तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, कॉलेज की पिकनिक जा रही है, उसके लिए 25 रुपए की जरूरत है। अगर आप मनी ऑर्डर करा देते तो। भाई साहब ने बात पूरी होने से पहले ही कहा था, तुझे पढ़ने भेजा है या मौज मस्ती करने? अपना ध्यान पढ़ाई में लगा, समझा? यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया था। मैं कुछ क्षणों तक रिसीवर पकड़े खड़ा रहा। भाई साहब ने इससे पहले मुझसे इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी। मैं यह भी जानता था कि उनके लिए 25 रुपए इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी। मेरी नस नस में गुस्सा पनपने लगा था। कई दिनों तक मैं अजीब सी मनस्थिति से गुजरता रहा। कुछ दिनों में जब उबाल शांत हुआ तो मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि शायद उनका अकेलापन उन पर हावी हो रहा था। मैंने जब उनकी जगह खुद को रखकर सोचा तो मेरा गुस्सा गायब हो गया। हालांकि पिकनिक में न जा पाने की टीस रह रहकर सालती रही। परीक्षाएं निकट थीं। मैं सब कुछ भूलकर पढ़ाई में लग गया। खाली समय में जब भी भाई साहब की स्थिति के बारे में सोचता तो मन उदास हो आता। मैं जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म कर नौकरी करने और उन्हें अपने पास रखने के सपने देखने लगता। सपने रंग लाने लगे थे। मैंने अच्छे अंकों से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और मुझे तुरंत ही एक सरकारी कॉरपोरेशन में नौकरी मिल गई थी। भाई साहब कितना खुश हुए थे। जान पहचान के सभी लोगों को गर्व से बताते रहे थे कि केदार सरकारी अफसर बन गया है। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा था, काश आज अम्मा जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी सहपाठी गरिमा पता नहीं कब इतने निकट आ गई थी कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। नौकरी लगने के बाद अब उससे दूर रहने का कोई बहाना मेरे पास नहीं बचा था। जब मैंने संकोच के साथ भाई साहब को यह बात बताई तो तुरंत ही उन्होंने इसके लिए हां कर दी। और 2 माह के भीतर ही हम विवाह बंधन में बंध गए।
शादी के बाद मैंने भाई साहब से बहुत कहा कि वे हमारे साथ रहें, पर उन्होंने नौकरी का बहाना बनाकर हमारे साथ चलने से इनकार कर दिया। उन्हें अकेले छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर नौकरी का हवाला देकर उन्होंने मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। मैंने जब उन्हें हर महीने पैसे भेजने की बात की तो उन्होंने दृढ़ता से मना करते हुए कहा था, मेरी जरूरतें ही कितनी हैं, तेरी नौकरी लग गई है, बता अब किसके लिए चाहिए मुझे पैसा? अपनी जरूरतों के लिए तो मैं कमाई लेता हूं, तेरी नई गृहस्थी है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी पैसों की जरूरत भी बढ़ेंगी। मैं चाहता हूं कि तू अपने परिवार के साथ सुखी रहे और बचपन में हमने जो अभाव देखे हैं उसकी छाया भी कभी तेरे बाल बच्चों पर न पड़े। उनके दृढ़ निश्चय के सामने हमारी एक न चली और हम उनका आशीर्वाद लेकर भरे दिल से वहां से चले आए थे। पिछले 4 वर्षों में हम कई बार भाई साहब के पास हुआ है, पर बार बार याद दिलाने पर भी वे हमारे पास सिर्फ एक बार आए थे। घर में सोफा, टीवी, फ्रिज और गैस चूल्हा देखकर वे खुश हुए थे। जब मैंने उन्हें बाइक पर बैठाकर शहर का चक्कर लगाया तो वे निहाल हो गए थे। उन्होंने कहा था, केदार, मैं सचमुच बहुत खुश हूं। आज हमारे घर में वह सब कुछ है जो सिर्फ हमारी कल्पना की उड़ान से ज्यादा और कुछ नहीं लगता था। भगवान तुझे और ऊंचाइयां बख्शे। मैंने तुरंत उनकी बात पकड़ ली थी और कहा था, भाई साहब, आपने अभी इसे हमारा घर कहा है, फिर आप यहां क्यों नहीं आ जाते? आपके बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। अब आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? जहां तू है वहीं हमारा घर है, पर अपने शहर और उस घर को छोड़कर और कहीं मन नहीं लगता मेरा। वहां अम्मा की यादें हैं और एक रूटीन है जो अब इस उम्र में छोड़ना असंभव सा लगता है। हम आते जाते रहेंगे, ठीक है? आने जाने का सिलसिला चल निकलता उससे पहले ही समाप्त हो गया। भाई साहब अचानक यह दुनिया छोड़कर चले गए थे। खबर पाकर मैं और गरिमा उसी दिन यहां पहुंच गए थे। सारे काम मशीनी ढंग से निपटाकर हम आज लुटे पिटे से एक कमरे और रसोई के उस छोटे से किराए के मकान में बैठे हुए हैं जिसमें मेरा बचपन बीता था। बाबूजी का तो चेहरा याद नहीं है, पर अम्मा का चेहरा रह रहकर मस्तिष्क में उभर रहा है। मां बाप दोनों की भूमिका निभाने वाले भाई साहब से खाली हुआ यह घर काट खाने को दौड़ रहा है। हमने तय किया है कि घर खाली करके और मकान मालिक को सौंप कर ही जाएंगे, ताकि बार बार यहां ना आना पड़े। बर्तन, एक छोटी मेज, 2 कुर्सियां, 2 खाटें और अन्य छोटा मोटा सामान कबाड़ी ले जा चुका है। भाई साहब के कपड़े और लपेट कर रखे 2 बिस्तर हम कल मंदिर जाकर गरीबों में बांट आए हैं। सारा घर उजड़ा सुनसान सा पड़ा है। बस कमरे की बाईं दीवार में बनी एक अलमारी का सामान निकालने और उसे ठिकाने लगाने का काम ही बाकी रह गया है। अलमारी में अम्मा की फ्रेम की हुई तस्वीर रखी है। एक मेरी और भाई साहब के साथ खिंचाई फोटो भी है। कुछ किताबें हैं, पेन पेंसिलें हैं, दवाइयों की शीशियां हैं, यहां वहां कुछ कागज ठूसे हैं
मेरी चिट्ठियां हैं। एक किताब के पन्नों के बीच से कुछ रुपए झांक रहे हैं, जिन्हें मैंने निकालकर गरिमा को थमा दिया है। सारी चीजें देखकर उन्हें एक तरफ रखता जा रहा हूं। अम्मा की और हमारी फोटो भी छोड़ दें तो कोई भी काम की चीज नजर नहीं आ रही है। अलमारी खाली हो चुकी है। जमीन पर रखी किताबों को उठाकर एक थैले में रख रहा हूं। अरे ये क्या? ये तो किताब नहीं, डायरी है। मैं खोलकर देखता हूं। भाई साहब की जानी पहचानी लिखावट में कई पन्ने भरे हैं। शायद वे अपना अकेलापन दूर करने के लिए डायरी लिखते रहे होंगे। किताबें वापस जमीन पर रख दी और उत्सुकतावश डायरी के पन्ने पलटने लगा। लगता है डायरी नियमित रूप से नहीं लिखी गई होगी। शायद जब भी उनकी इच्छा खुद से बात करने के लिए होती होगी, तभी उन्होंने डायरी और कलम उठाई है। शुरू के कई पृष्ठ खाली हैं। उसके बाद के कई पृष्ठों में उन्होंने अम्मा को शिद्दत से याद किया है। कुछ पृष्ठों में उन्होंने अपने बचपन की उन कई घटनाओं का जिक्र किया है जो उनके मन मस्तिष्क में अंकित होकर रह गईं। उनमें बाबूजी के जाने और उसके बाद अपनी असुरक्षा और घबराहट को शब्दों में बांधकर शायद उन्होंने उनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया है। आगे के कई पृष्ठ फिर से खाली हैं। उन पृष्ठों को मैं तेजी से पलट गया। उनकी लिखावट में जो पृष्ठ अब मेरे सामने खुले हैं, उन पर अपना नाम देखकर चौंक गया। लिखा था, केदार आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया है। उसके चले जाने के बाद घर ही नहीं, मेरा मन ही एक अव्यक्त सूनेपन से भर गया है। अम्मा के जाने के बाद कम से कम वह तो मेरे साथ था। अब मैं खुद को नितांत अकेला पा रहा हूं। घर और मन में इतना सन्नाटा भर गया है कि उसकी आवाज भीतर तक उतरकर मन को बेचैन करने लगती है। पर उसका पढ़ना, जीवन में आगे बढ़ना भी तो जरूरी है। यही तो चाहता हूं ना मैं। फिर इसे लेकर क्यों परेशान रहूं? धीरे धीरे इस सब की आदत पड़ जाएगी। मेरी पलकों की कोर भीगने लगी है। फिर से कोरे पृष्ठों को पलट रहा हूं। डायरी में अब कुछ ही पृष्ठ शेष रह गए हैं। मुझे लगता है इसके बाद अब उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। पर नहीं, डायरी के अंत से पहले एक और पृष्ठ पर उनकी लिखावट नजर आई है। मैं जल्दी से उस पृष्ठ पर नजरें दौड़ाने लगता हूं। लिखा है, हे भगवान, तूने मुझे इतना बेचारा क्यों बना दिया? मेरे छोटे भाई ने मुझसे नए जूते ही तो मांगे थे, मैं नहीं दिला पाया। पिकनिक जाने के लिए कितनी आशाओं के साथ उसने मुझे फोन किया होगा। सिर्फ 25 रुपए की तो बात थी, पर मैंने रुखाई से उसे मना कर दिया। मेरे मन पर कितना बोझ है इस सब को लेकर। क्या सोच रहा होगा केदार मेरे बारे में? यही ना कि उसका बड़ा भाई अब उसका ख्याल नहीं रखता। उसकी छोटी छोटी जरूरतें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हे प्रभु, मैं कैसे बताता उसे कि उसका बड़ा भाई ऑफिस में गबन के एक मामले में फंसा था और उन दिनों निलंबित चल रहा था। जो आधा वेतन मिल रहा था वह सब का सब मैं उसे भेज देता था। खुद
दोस्तों से उधार लेकर काम चला रहा था। वे भी मामले को लंबा चलते देख उधार देने से बचने लगे थे। मैं कैसे बताता उसे कि कई दिन आधा पेट खाकर गुजारे थे मैंने, जब उसने मुझसे जूतों और पिकनिक के लिए पैसे मांगे थे। घर में एक भी पैसा नहीं था। आपको तो पता था भगवान कि मैं बिल्कुल निर्दोष था, और शायद इसलिए 4 महीने बाद ही मैं बेदाग छूट गया था और फिर से बहाल हो गया था। पर वो समय तो निकल गया ना प्रभु, जब मुझसे मेरा छोटा भाई कुछ मांग रहा था और मैं खाली हाथ छुपाए खड़ा था। उन दिनों की अपनी मजबूरी पर घर के किसी कोने में बैठकर आंसू बहाने के अलावा आपने मुझे किसी लायक भी तो नहीं छोड़ा था प्रभु। मैं जानता हूं। आखिर की भी 2 पंक्तियां मुझसे पढ़ी नहीं जा रही हैं। मेरी आंखों से आंसू बहते देख गरिमा मेरे पास खिसक आई। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ केदार? जवाब में मैंने डायरी के वे पृष्ठ उसके आगे बढ़ा दिए। मेरी धुंधलाई आंखें गरिमा की आंखों से झरते आंसू साफ साफ देख रही हैं। उसने डायरी बंद कर दी है, पर आंखों से बहते आंसुओं को न वह बंद कर पाई है और न मैं। यह कहानी प्रकाशित हुई थी आहा जिंदगी, सितंबर 2019, पृष्ठ संख्या 64। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी भाई साहब की डायरी। लेखक डॉक्टर रमाकांत शर्मा, वाचन स्वर अरुण पंचारिया, और चलते चलते मैं आपको बता दूं, इसमें साउंड एडिटिंग की है स्वरूप हल्दर ने। अब आपके इस दोस्त अरुण पंचारिया को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।